नमस्कार। आपका स्वागत है आइकॉन स्टिल प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं जिंतूर में और मेरे साथ है यंग इंजीनियर अब्दुल राफी जी, जो हाल ही में इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए, प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स हो गए, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं। तो अभी तक का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अभी तक का सफर कैसा रहा, इन सब के बारे में उनके साथ हम लोग बातें करेंगे बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मतलब आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्रेजुएट मतलब सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला और आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा, तो क्या बताएंगे? थैंक यू। आपने इस बारे में पूछा कि स्कूलिंग कहाँ से हुई और कॉलेज कहाँ से हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इस फील्ड को ही क्यों चुने। हम्म। अब स्कूलिंग मेरी हुई है उर्दू स्कूल से। मैंने 10th पास आउट किया हूँ, हम्म। विलासराव उर्दू स्कूल जिंतूर। 12th भी मैंने वहीं से किया, और उसके बाद मुझे वहाँ के टीचर्स ने गाइडलाइन किया था कि आप JEE के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो मैंने उसको प्रिपेयर किया। गुड मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन इतने मार्क आ गए कि मैं डायरेक्ट उसके लिए पहुंच सकूं कि BE के लिए अचीवमेंट हो जाए। फिर मैं वहां से अपना फॉर्म फिलअप किया कि जगह जगह मेरा सिलेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में। तो फाइनली मुझे अमरावती का एक कॉलेज है, GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, जो कि संत गाड़ के बाबा यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। वहाँ पर मुझे फर्स्ट ईयर को डायरेक्ट एडमिशन मिल गया। फिर मैंने अपना BE इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर वहीं से कंप्लीट किया, और मेरा पास आउट हो गया 2018 में। उसके बाद मैं सोचा कि अब फील्ड पर उतरना चाहिए, तो मैं औरंगाबाद आ गया। औरंगाबाद आकर मैंने वहाँ पर कुछ कंसल्टेंट से बात किया। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए भी उन्होंने कहा कि आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड दे देंगे। इस तरह उन्होंने वो भी चीज़ मुझे प्रोवाइड कर दी कि आप लोग काम करो। फिर मैंने जब 2 साल काम किया कि मुझे मुझे पता चला कि सिर्फ BE करने से फ़ायदा नहीं, मास्टर डिग्री भी चाहिए। तो फाइनली मैंने एमटेक के लिए एडमिशन डाल दिया। 2020 में मैंने एमटेक के लिए एडमिशन किया और 2022 में 2022 में मेरा पास आउट हो गया। फिर उसके बाद हम कंटिन्यूसली काम करते गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे यहाँ पर आने के लिए, यानी कि इस फील्ड में, फॉर एग्जांपल जैसे कि बिल्डिंग में हम लोग देख रहे थे कि एकदम बेसिक अगर देखें तो लेबर, यानी कि फिर उसके बाद पर्स मेसन हो गया, मिस्त्री। तो इस तरह से ये लोग काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये इस फील्ड में ये वो काम चल रहा है जो कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम के दौर से आ रहा है, मिट्टी पत्थर वाला। इसमें कुछ एडवांस वाला कुछ चीज मुझे चाहिए था। तो हम लोगों ने और उसके ऊपर भी फिर रिसर्च किए थोड़ी बहुत। तो पता चला कि कंक्रीट का हो गया, स्टील डिजाइन का हो गया, ये हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने एमटेक जिसमें किया वो स्ट्रक्चर है, तो उसमें मैंने कुछ ऐसे चेंजेस किया कि जिससे क्लाइंट्स को भी फायदा हो, स्टील भी कम लगे और स्ट्रक्चर भी अच्छा बने। बराबर। अगला सवाल फिर और एक पूछना चाहता हूँ। इतना खूबसूरत आपका सफर है, तो उसमें और एक अलग आगे की मंजिल ऐसी है कि जिसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा मिला, कैसे मिला? क्योंकि हर एक सिविल इंजीनियर का एक स्ट्रगल होता है पहला प्रोजेक्ट मिलने तक। तो वो पहला प्रोजेक्ट आपको कौन सा मिला, कैसे मिला? और वो काम करते वक्त कुछ ऐसा थोड़ा सा टेंशन प्रेशर था कि अरे मेरा पहला ही प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो उस बारे में कुछ आपसे सुनना चाहेंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला, हाँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती कि पहले तो लोगों को पता ही नहीं रहता कि सिविल इंजीनियर करता क्या है। अब जो लोगों को पता रहता तो वो भी कब पता रहता उनको, कि जब उनका घर का काम शुरू करना होता है। तो बहरहाल, अब हर किसी का अपना अपना एक स्ट्रगल होता है। मैंने भी अपने लाइफ में इस अचीवमेंट को पाने के लिए स्ट्रगल किया। लेकिन जब पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला तो हम लोग, यानी मान ले कि जो मेरा खुद का रहा, जहाँ पर मैं एज ए खुद, आप ऐसा भी कह सकते कि वहाँ पर जो मेन इंजीनियर है वो मैं खुद था, यानी कि सारी चीज़ें मेरे अंडर में थी। और जनरली देखा जाए तो पहला प्रोजेक्ट हमें रिलेटिव से मिलता है। वही लोगों के ख्वाब होते हैं कि हमारे नज़दीक का कोई हो जो हमारे घर के लिए, हमारे स्ट्रक्चर के लिए सेफ भी बनाए, अच्छा भी बनाए, हम जैसा चाहते वो वैसा बनाए। तो रिलेटिव में से मुझे मिला पहला प्रोजेक्ट, उनके लिए मैंने अच्छा काम किया, तो वो भी हैप्पी हो गए। जिसका रिजल्ट ये निकला कि वहां से मार्केटिंग होना शुरू हो गई। यस। और ऐसी मार्केटिंग हुई कि लोगों ने कहा कि नहीं, फिर नहीं प्रिफेयर करो इधर उधर जाने के बजाय, यहाँ पर जो लोकल जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिंतूर में, तो जिंतूर में इन्हीं को काम देना चाहिए।
और इनके थ्रू करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा लोगों की सोच बनी है। वाह! अब आएंगे कुछ टेक्निकल सवाल के ऊपर। तो उसमें पहला सवाल है कि आप जिंतूर जैसे एरिया में काम कर रहे हैं, परभणी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, या तो उनके साथ काम करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, या आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? अगेन आपका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेरे लिए नहीं बल्कि जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर वो लोग गौर फिक्र कर रहे हैं कि किसको काम दे, किससे काम कराए। क्योंकि आजकल हम जो देखें, मैं आपको एक एग्जांपल से कहता हूँ कि अगर किसी हॉस्पिटल में हो और वहाँ पर अगर आपके पास ऐसा डॉक्टर या ऐसा नर्स हो जिसने कभी इंजेक्शन भी हाथ में नहीं लिया, उसके हाथ में आप अपने पेशेंट को कभी भी नहीं सौंपेंगे। सेम उसी तरह आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आपके स्ट्रक्चर में अगर आप अनस्किल्ड लेबर के हाथ में कुछ चीजें दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो डैमेज देगा। अब हम लोगों के पास जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो कंक्रीट मिला दो, बस ईंट से ईंट जुड़ती है और बिल्डिंग तैयार होती है, ऐसा ही सबका कहना है। हालांकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। सिर्फ ईंट जो मदद करती है वो पार्टीशन के लिए, और कंक्रीट जो काम करता है वो स्ट्रक्चर को संभालने के लिए। तो हमारे पास भी अनस्किल्ड जो लेबर है उन लोगों की वजह से बहुत जगह पर नुकसान हुआ है। क्लाइंट को तो वो समझ में आया है, लेकिन 10 साल 15 साल के बाद कि हमने गलत आदमी के हाथों में अपनी सारी पूंजी जो हमने कमाई थी उसके हाथ में दे दिए, उसने 15 साल के बाद पूरा लॉस कर दिया हमारा। ये लोगों को कब समझा, जब घर में क्रैक आने लगे, जब दरारें होने लगी और जब टाइल उनकी जब नीचे खिसकने लगी, तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये गलत जगह हमने काम दिया था। अब उस शख्स को पकड़ेंगे, अब तो मार भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, भुगते रहो और जगह पे रहो। बस यही है। दूसरा और एक सवाल पूछना चाहूंगा, बीइंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्लान एक इंपॉर्टेंट स्टेज है कंस्ट्रक्शन में, तो प्लान के ऊपर आप कैसा काम करते हो, या उसका इंपॉर्टेंस आपके नजर से क्या बताएंगे प्लान का? प्लानिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। विदाउट प्लानिंग अगर कोई भी छोटा सा भी काम हो, यानी कि अगर हमें अपने घर से कोई चीज लाने के लिए भी जाना है तो प्लानिंग यही करना पड़ता कि क्या लाना है। उसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर में देखें, घर बनाने के लिए अगर प्लानिंग करें तो उसके लिए एक आदमी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि 2-4 लोग जमा होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि कहाँ रूम बनाना है, क्या बनाना है। यही चीज सारी आपको करके दे रहे हैं, एक सिविल इंजीनियर करके देते हैं, या फिर आपके जो भी कंसल्टेंट रहेंगे वो आपको करके देंगे। फिर इसमें क्या चीज आती है कि वो प्लान किस तरह करता है कि घर का पूरा वेंटिलेशन हो, फिर प्रॉपर यूटिलिटी हो, और फिर वहां पर हम जो कहेंगे कि ड्रेनेज लाइन जो सामने जा रही है आपके घर पर, उसके लिए वहां से पानी कैसा आपको पास हो, ये सारी चीजें उसके लिए देखना पड़ती, जो कि एक आदमी के बस का काम नहीं रहेगा। हाँ, एक आदमी कौन है, तो वो सिविल इंजीनियर हो सकता, आर्किटेक्ट हो सकता, या फिर स्ट्रक्चर डिजाइन हो सकता, या प्लानर हो सकता कि जो आपको प्लान करके दे, या फिर इसी फील्ड में काम करते रहे, वो हो सकता है मेरे नजर में। दूसरा और एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप रेसिडेंशियल में काम करते हैं, बंगलोज के बनाने में काम करते हैं, तो बहुत बार आपने कस्टमर से एक डायलॉग सुना होगा कि हमारा बजट बहुत कम है और इसी बजट में हमको पूरा घर बिठा के दो। तो एक इंजीनियर आपको तो एक अच्छा क्वालिटी वाला काम करना रहता है, तो ये बजट और क्वालिटी, ये दोनों को आप कैसे बैलेंस करते हो फिर? ये सवाल यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हर किसी को अपनी बजट की पड़ी रहेंगी। घर तो हर कोई बनाना चाहेगा, अपना स्ट्रक्चर तैयार करना चाहेगा, लेकिन बजट में वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है। तो उनके लिए मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आपको जब भी कभी भी बजट का इशू हो तो आप पहले मिस्त्री या फिर किसी से भी कांटेक्ट किए बगैर पहले इंजीनियर से कांटेक्ट कीजिए, जो भी आपके एरिया के हो। इसमें कोई किसी का नाम वगैरह नहीं है, आपके एरिया के जो भी आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बराबर गाइडलाइन करेंगे। ओके। अब दूसरा सवाल है कि थोड़ा इससे अलग है, उसके कुछ एंगल्स बता देता हूँ पहले उस सवाल के। वो है कि आप यंग भी है, आप मास्टर इंजीनियर्स भी है, और आप जिंतूर जैसे एरिया में काम भी कर रहे हैं, परभणी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल आपके लिए है कि अगर परभणी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट का विजन ऐसा अगर आपको पूछा जाए, तो आने वाले 10-15 साल में एक इंजीनियर के नाते कौन से फील्ड पे, आप क्या बताएंगे, कौन से सेक्टर पे ज्यादा काम करना चाहिए अब? हर किसी का ख्वाब होता है कि अपना सिटी ही सबसे भारी हो। जैसे परभणी को ही बोलते हैं कि भारत परभणी और जगह जर्मनी, तो वैसी चीज़ हमको यहाँ पर भी चाहिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब ये अपना जिंतूर जो डेवलप हो तो इस तरह से हो कि हर तरफ उसके बराबर रोड हो, ट्रैफिक का इशू ना हो, और जो सीवेज लाइन, वाटर लाइन हर जगह पहुँचे। तो इसको डेवलप करने के लिए हमारे नज़दीक एक प्लान ये है
कि प्लॉटिंग की तरफ हम ज़्यादा जाए और प्लॉटिंग भी वही देखें जो एनए लेआउट सैंक्शन हो, उसी के तरफ हम बिक्री भी करें, लेन देन भी करें और उसी की तरफ अपने घर के बनाने की कोशिश भी करें। तो इसमें फिर गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? जैसे आपने बताया अभी ड्रेनेज लाइन का है, रोड का प्रॉब्लम है, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो ये मसला और जल्दी हल होगा? तो गवर्नमेंट को आप जितना भी बोले वो तो काम करने वाले नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि कुछ ना कुछ अगर लोग जमा हो जाए, फॉर एग्जांपल आप लोग ही अगर सारे जमा हो जाए और कहीं ना कहीं जाकर स्ट्राइक करे, स्ट्राइक नहीं भी करे, या फिर कम से कम आप अपने जो महल्ले के, आपके इलाके के जो भी बड़े लोग हैं उनसे ये बात कहलवाए कि हमें यहाँ पर बेसिक चीज़ें चाहिए सबसे पहले। और वो बेसिक चीज़ आपको कौन बताएगा, वही है, बात वहीं पर आकर रुकती है कि एक इंजीनियर से आप अगर कंसल्ट करते हैं तो आपको सारी बेसिक चीज़ पता चल जाएंगी। जैसे अगर कुछ आपको मोटी चीज़ें आपको बता दूं मैं, तो सड़कें और बिजली हर कोई जानता है, लेकिन पाइपलाइन हो गई, फिर पाइपलाइन भी सही तरीके से ढंग की हो। क्या हो रहा है कि पहले रोड हो रही है, फिर बाद में रोड को फोड़ा जा रहा है, फिर पाइपलाइन हो रही है, ये भी तरीका गलत है। तो हमें गवर्नमेंट को ये, हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जब प्लान करे तो यकीनन वो इंजीनियर्स के साथ कंसल्ट करके ही करते हैं, लेकिन जो बीच में वो लोग जो सबमिट करते हैं कि वन बाय वन, कि पहले इसको काम दे फिर उसको काम दे, और आखिर तक काम होते होते वो जो लास्ट में काम होता है उसका कोई वो ध्यान नहीं लेते, वो लेना ज़रूरी है। गवर्नमेंट अगर जो स्टार्ट में जो वर्किंग कर रही है वही लास्ट में अगर एक बार चेकिंग हो जाए तो वो सब सही रहेगा गवर्नमेंट के लिए। ओके। आपने अभी तक इतने प्रोजेक्ट्स किए, उसमें से एक आध आइकॉनिक प्रोजेक्ट बता पाएंगे क्या, जो करते वक्त कुछ अलग खुशी महसूस हुई, या उसमें कुछ आपने अलग यूज किया है, अलग डिजाइन यूज किया है, कुछ उसकी खासियत है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट? अभी हम जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो हर अपने आप में यूनिक ही है, हम्म। क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट को अगर देखें आप तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेंगी कि वो दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है। ओके। और अब रही बात हमारे पहले प्रोजेक्ट और आखिर के प्रोजेक्ट, तो हम इन दोनों प्रोजेक्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं, हमारी खुद की बात कर रहे हैं, तो दोनों प्रोजेक्ट में इतने चेंजेस है कि कोई बता नहीं पाएगा कि ये पहला प्रोजेक्ट भी और लास्ट प्रोजेक्ट भी एक ही इंजीनियर के थ्रू हुआ है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट में अपनी अपनी एबिलिटीज और अपने अपने एडवांटेजेस है, और लास्ट वाले प्रोजेक्ट में भी एडवांटेजेस और एबिलिटीज है। वेरी गुड। और अब जो नए आपके दोस्त इस फील्ड में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आप उनको एक सीनियर के नाते, एक दोस्त के नाते क्या सलाह देंगे इस फील्ड में आने से पहले? जितने भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर आर्किटेक्चर वर्क हो गया, या मान लो कि ऐसी फील्ड जिसमें कंक्रीट का काम हो रहा है, स्टील का काम हो रहा है, तो उनसे पहले एक ही बात यह है कि आप अपने कैलकुलेशन को सही करो और आप प्राउडली सोचो, क्योंकि हर कोई क्या कर रहा है आजकल, प्रेशर में काम कर रहा है कि किसी का प्रेशर रह रहा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कह दो, या फिर उसके अतराफ का कह दो, या फिर जो भी उसके घर वाले, उसके हिसाब से वो चल रहा है। तो उसको चाहिए कि वो खुद अपने डिसीजंस ले, और जब उसका डिसीजन इसी फील्ड में आने का हो जाए तो अपने कैलकुलेशन को वो सही करे, क्योंकि इस फील्ड में अगर टिकना है तो कैलकुलेशन और थिंकिंग ही है जो आपको आगे लेकर जाएंगे। हाँ, क्या बात है। अब कंस्ट्रक्शन में जब स्टील सिलेक्ट करने की बारी आती है, तो आप उसमें क्या पैरामीटर्स देखते हो और सोचते हो कि फिर डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज करना चाहिए? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बिल्डिंग, अगर एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, जिस तरह ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में बोन्स होते हैं, हड्डियाँ, हर तरफ पैर में अलग, हाथ में अलग, उंगलियों में अलग, और हमारे सर में। तो इस तरह जिस तरह ये बोन्स है, उसी तरह बिल्डिंग के बोन्स कौन से हो गए, स्टील हो गया। तो ये जो स्टील कहाँ पर कैसा यूज करना है और कितना यूज करना है, वो सारी चीजें हमें स्टील की प्रॉपर्टीज, उसकी डक्टिलिटी, उसकी ब्रिटलनेस, टफनेस, ये हम रिपोर्ट देखकर ही बताते हैं कि कौन सा स्टील बेहतर रहेगा। ओके। और आपने आइकॉन स्टील कभी यूज किया है इससे पहले कोई प्रोजेक्ट में? बिल्कुल, आइकॉन स्टील हमने 2 से 3 साइट के ऊपर यूज किया है जहां तक मुझे याद है, क्योंकि वहां पर पर्सनली क्लाइंट का कहना था कि कोई और स्टील का उसने नाम लिया था कि उसे वो लगाना है, तो उस स्टील का रिपोर्ट मेरे पास नहीं था, लेकिन आइकॉन स्टील का रिपोर्ट मेरे पास था, जिसमें उसकी ड्यूरेबिलिटी, डक्टिलिटी मैंने खुद चेक की। तो मुझे एज ए एमटेक मीन्स स्ट्रक्चर इंजीनियर, मुझे वहां पर प्रेफर जो लगा कि आइकॉन स्टील, वो जो स्टील का नाम ले रहा था दूसरे, उसके कंपेयर में आइकॉन स्टील बेटर था,
तो मैंने वहाँ पर आइकॉन स्टील को सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पर ये लगाओ, क्योंकि इसमें बजट भी उसका बराबर हो रहा था, और उसके लिए जो बंडल के पीछे जो रेट गिरता है, यानी कि हम बजट की बात करें, वेट की बात करें, तो वो सब उसके पैरामीटर में सेट हो रही थी। क्या बात है। सो ये थे सिविल इंजीनियर अब्दुल राफे जी, और हाल ही में उन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अभी सफर तो बहुत लंबा है बिल्कुल। जो उनको काटना है, लेकिन इस सफर में अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।